चलो करते हैं जरा सीक्वल के कंस्ट्रेंट चैप्टर को। तो कंस्ट्रेंट का एक मतलब समझ लो रूल्स। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या रूल्स। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स। कि कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ अ डेटा दैट गो इनटू अ टेबल। एक डेटा की जो टाइप होगी, जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे उसकी जो भी टाइप होगी उसके लिए एक लिमिट लगानी है। नॉट आप ये ना समझो कि वैल्यू 255 से एक और लिमिट आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो जस्ट कि किस तरीके का डेटा जो आप डालोगे इसके अंदर वो किस तरीके से स्टोर होगा, दैट इज बेसिकली दिस। Constraints are the rules in the source of the data, columns of the tables, and this ensure the accuracy and reliability of the data in the database. हर एक डेटाबेस के अंदर एक्यूरेसी कि किस तरीके से वो फास्ट तरीके से वो रिट्रीव किया जाता है एंड कितने फास्ट तरीके से उसको रिट्रीव किया जाता है और वो कितना रिलायबल है, इस पे डिपेंड करता है। डेटा एक्यूरेसी इज गारंटेड बाय कंस्ट्रेंट which make sure that only true data is entered into a database. For example, limitation will stop a user from entering a negative value into a field that only accepts positive integers. डेटा को एक्यूरेट बनाना, फर्स्ट चीज कि उसको फास्टर बनाओगे, सेकेंड चीज कि वो एकदम सही होना चाहिए, कभी भी डेटा आपका गलत होना चाहिए, दैट मस्ट बी रिलायबल डेटा। एंड द consistency of data in a database can be upheld by using constraints, and these constraints are able to ensure that the primary key value in one table is followed by the following table in another table. डेटा को तोड़ तोड़ के नहीं रखना, इकट्ठा करके रखना है। That is what the integrity is. Accuracy and completeness of a data in a database are ensured by constraint. And for example, constraint can stop a user from putting a null value into a field that require one. अगर एक भी फील्ड उसको चाहिए, अगर वो जीरो एंटर करता समथिंग, मोस्ट प्रोबेबली अब एक एग्जांपल लेके सुनो जो आपके साथ समझ में आ जाए। मान लो मैंने एक एज को कॉलम बनाया, एज कॉलम के लिए मैंने क्या लिखा, एक लॉजिकल वैल्यू लिखी। लॉजिकल इन सेंस कि मैंने एक मान लो चलो एक डोमेन वैल्यू ली। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है अ पूल ऑफ वैलिड वैल्यूज, ये होता है एसक्यूएल की भाषा में डोमेन का मतलब। मैंने कहा कि जो मैंने एज का कॉलम बनाया वो मुझे इतना समझ में आता है कि वो रहेगी इंटीजर और वो बहुत ज्यादा चीज सेम भी हो सकती है। लेकिन लॉजिकल ये लगना है कि बिटवीन 18 एंड 27 सिर्फ यही तक की एज एंटर होनी चाहिए एज के कॉलम में, इसके अलावा नहीं। और जब मैंने एक सिटी का कॉलम बनाया तो सिटी के कॉलम के लिए मैंने क्या कर दी, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। डिफॉल्ट वैल्यू मान लो कौन सी हो सकती है, पूरी हो सकती है। मैंने कहा मेरी टोटल एम्प्लॉय कितनी हाई करेंगे, टोटल मेरे पास 100 एम्प्लॉय होंगे। 100 में से जो 90 एम्प्लॉय होंगे वो सारी की सारी कहाँ से है, पुणे से है। बाकी के जो 10 एम्प्लॉयज होंगे वो वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में पूरे कहीं भी हो सकते हैं। मेजोरिटी मेरे पास क्या थी, पुणे। तो पुणे मेरे को बार बार एंटर ना करना पड़े, मैंने इसको क्या डाल दिया, डिफॉल्ट डाल दिया। बात समझ में आई, क्लैरिटी मिली, दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कीज इन सीक्वल क्या होंगी। कंस्ट्रेंट एक कंसेप्ट है, दे आर द रूल्स, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग दी कीज, चाबियां की समझो इसको। और वो इतनी ये सारी चीजें जो हमने कवर कर लिया इनमें से प्रैक्टिकली से 5 से 6 होंगी, बाकी सारी सारी थ्योरेटिकल की होंगी। एंड ये नॉट में मैंने ऊपर में लिखी थी, डायग्राम में लिखी थी, उसको मैंने नीचे स्पेसिफाई कर दी, नॉट वैल्यू होती है। अब ये जो कंस्ट्रेंट होती है वो कुल मिला के 2 लेवल्स की होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा लेवल होगा एंड हाउ इट्स गोना बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो 2 लेवल होते हैं कंस्ट्रेंट के। पहला लेवल कौन सा होता है, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। सेकंड कौन सा होता है, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि आप कह सकते हो कि पर कॉलम के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपके टेबल में 100 कॉलम है
तो एक एक करके कितनी कीज हो जाएंगी, 100 कीज हो जाएंगी। क्लैरिटी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी कीज होंगी जो हर कॉलम के ऊपर लगेगी। सेकेंड वुड बी द टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट वो होती है जो कि इंटायर टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही लगती है। बात समझ में? जरा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देते हैं। एक मैं नहीं चली देती हूँ, दैट वुड बी दी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो मुझे कंस्ट्रेंट में बेसिकली क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए जी कॉलम लेवल, कॉलम लेवल। कॉलम लेवल में क्या होता है, जो कि आप पर कॉलम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जितने कॉलम, ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज, जितने रोज, सॉरी, नंबर ऑफ कीज होते हैं, जितने कॉलम्स उतनी कीज। हमारे यहाँ पे लॉजिक क्या है, जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है कि अगर 100 कॉलम है तो 100 कॉलम के ऊपर लगाना ही लगाना है। अब ये हमारी यहाँ पे थिंकिंग आ जाएगी, हमारा बीइंग द आईटी स्टाफ, हमारा लॉजिक आ जाएगा कहाँ पे कीज लगानी है, कहाँ पे कीज नहीं लगानी है, ये हमारी थिंकिंग है। अब मुझे काम क्या करना है, नेक्स्ट इसको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन कौन सी की होगी हमारे पास। एक होगी हमारे पास यूनिक की, यूनिक की। सेकंड हमारे पास कौन सी की होगी, नॉट नल की, नो कॉलम लेवल में डिफॉल्ट कर मैंने डाला, डिफॉल्ट की, और उसके बाद भी यहाँ पे डाल सकते हो एक चेक की, देखो मैंने स्पेलिंग कर, समझ में आया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं एक टेबल लेवल, कॉलम पे यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें चाहिए एक टेबल लेवल। तो टेबल लेवल का मतलब क्या होता है कि इंटायर टेबल के ऊपर ओनली वन की, और इसके अंदर तुम एक और की भी डाल सकते हो, दैट इज दी फॉरेन की। एंड अब मेरे पास कौन सी की रह जाएगी, और दैट वुड बी दी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या कहती है, होती कुछ नहीं है, अगर मैं यूनिक, यूनिक की प्लस यूनिक की और प्लस कर दो अगर नॉट नल की को, तो मुझे एक्चुअली क्या मिलेगा, मुझे ये प्राइमरी की मिल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो कॉलम है वो कभी नल नहीं रहना चाहिए और उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। अब हमें ये सोच के दिमाग लगाना है कि कहाँ पे किस तरीके की रख सकती है। अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो शायद अगर मैंने कोई डेटाबेस बनाया है, तो किस नाम का बनाया, शायद content classification constraint, select start from describe table कौन सा डेटाबेस, ये है शायद, कॉपी कर लीजिए। चलिए टेबल देख लेते हैं, एम्प्लॉयबल होना चाहिए, करके देखते हैं। डेटा खाली, तो मैं उसको पहले फिल कर देती हूँ, शायद मैंने डेटा डाला, मैंने डाला T1 ही ले लेता है, शायद T1 में कुछ होगा, तो मैं सारा कुछ बनाने नहीं लेती दोबारा से, ठीक है। अब मेरे पास चलो मान लो डेटा है, मुझे स्क्रैच से बनाना है, तो एक बार सारा स्क्रैच से बना के दिखा देती हूँ, बाद में ऑल्टरेशन कर लूंगी। तो मुझे सबसे पहले करना है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट डालना है। मान लो जो मेरे पास पहले टेबल्स होते थे, जितना अभी तक हमने काम करा है, अगर मैं किसी टेबल को यहाँ पे डिस्क्राइब करके देखूं, मुझे क्या मिलता था हमेशा कि ठीक है, जो आईडी है उसकी टाइप, ये सारी क्या होती थी, डेटा टाइप्स। नेक्स्ट कॉलम पे चलो तो बता रहा है नल, क्या ये सारे कॉलम को नल छोड़ा जा सकता है, लिखा आ रहा है यस, यस का मतलब है हाँ जी नल छोड़ा जा सकता है।
लेफ्ट की है, अभी कीज पड़ी है ना, ये सारी वही कीज है। तो यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है, कोई चीज नहीं नजर में आ रही। कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है, नहीं करी। कुछ एक्स्ट्रा लगाई है, कोई प्रोसीजर्स लगाए हैं, कुछ नहीं लगाया। सो ये पहले का स्ट्रक्चर था, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो मैं क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं ये सारी चीज लिख देती हूँ। और अभी इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस ना करना, सिर्फ नॉट नल और यूनिक के ऊपर फोकस करना। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया। ये चीज कब लगेगी, क्रिएशन के टाइम पे लगेगी ना, जब टेबल बना रहे हो उसी टाइम में आपको डिसाइड की कौन सी की लगानी है। तो मैं लिख रही हूँ क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं लिख रही हूँ टेस्ट 2। फिर मैं उसकी आईडी दे रही हूँ इंटीजर टाइप। अब जो आईडी होगी या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, क्या हम कभी खुद मांगते हैं, यूनिक होते हैं, बट हम क्या खुद मांगते हैं कभी कि मुझे ये आईडी चाहिए, मेरे को ये रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए? ऑटो जनरेट होते हैं ना। तो ऑटो जनरेट के लिए भी हम चीज लगा देंगे। फिलहाल के लिए मुझे रखना उसको यूनिक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा यूनिक होते हैं, आईडी हमेशा यूनिक होती है, उससे आइडेंटिफिकेशन होती है। मुझे किसी के बारे में पता करना चाहिए यार, मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने इस कंपनी में से किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो मैं उसकी डिटेल्स निकाल सकती हूँ। अब मुझे वो कैसे पता चलेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी से। नाम तो बथेरे के सेम हो सकते हैं, ईमेल आईडी भी शायद उन्होंने कुछ कुछ करके रखा हो, हैक करके रखा हो, बट कंपनी की जो अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो मैंने लिख दिया कि वो यूनिक होगा और वो कभी भी नल नहीं हो सकता। और मैं लिख रही हूँ वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे वो मुझे एरर देगा। ऑटो इंक्रीमेंट कब कब लगाना है, सिर्फ सिर्फ प्राइमरी की पे। प्राइमरी की लगी होगी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्ट्रेशन आईडी या कोई भी आईडी हो वो खुद जनरेट हो। अभी हम क्या करते हैं, 1 2 3 डालते हैं ना, अब हमने वो भी नहीं डाला, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फिलहाल वो मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की होनी चाहिए। तो मैं फिलहाल प्राइमरी की नहीं लगा रही, मैं उसको डायरेक्ट ड्रैग कर लेती हूँ। जस्ट अ लिटिल मोर वेट, तो फिर आप सारी चीज और भी कर पाओगे। अभी मैंने नहीं लिखी, अब मैं सिर्फ कॉलम में भी करके बता रही हूँ। तो ईमेल आईडी को मैं लिख दिया वैर क्या है 255, और मैंने इतना सा ये लॉजिक लिखा। अब क्या है हमारे पास, मैंने कहा ये जो आईडी है वो तो चलो ठीक है, वो नन होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। नेम के ऊपर ये दोनों चीज लगा सकते हैं, क्योंकि नेम तो सेम हो सकते हैं। ईमेल आईडी को क्या करें, ईमेल आईडी को और यूनिक भी हो सकती है, यूनिक होनी ही चाहिए, यूनिक तो होनी चाहिए। इतना लॉजिक लिखा, उसने मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिया। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट यहाँ तक एग्जीक्यूट करूँ तो मैं उसको डिस्क्राइब करूँ एज इन टेस्ट 2, तो उसने मुझे दिया ऐसा आउटपुट। कहता जो आईडी है इंटीजर, क्या वो नल हो सकती है? नहीं। जितने कॉलम्स बनाए हैं कोई भी नल नहीं हो सकता। और मुझे यहाँ पे उसने पहले कॉलम पे क्या बता दिया, प्राइमरी बता दिया। उसको जो पहला कॉलम मिलेगा जिसपे दोनों चीजें होंगी, एक कॉलम जो यूनिक भी है और जो नॉन नल भी नहीं है, अपने आप उसको वो क्या समझ में आ गया, वो प्राइमरी की है, उसने डिटेक्ट कर लिया। जो लास्ट वाला कॉलम था ईमेल, उसमें भी तो सेम प्रॉपर्टीज दी है ना, बट उसने नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि इंटायर टेबल के अंदर केवल एक प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल नहीं। बात समझ में आई? दिस इज द कंसेप्ट। क्लैरिटी मिली? कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ। नो। अगर हम इसकी करें टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में हम देखते हैं टेस्टिंग कैसे करेंगे, इंसर्शन से करेंगे, राइट। तो मैं लिख रही हूँ इंसर्ट इनटू टेस्ट 2, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक तो मुझे चाहिए होगी, पहले मैं वैल्यूज पूरा सिंटेक्स लिख देती हूँ, ये वैल्यूज यहाँ पे दे दूँगी। और मैंने यहाँ पे लिखा था आईडी नेम और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और आईडी 1 होगी मेरे पास, ये मेरे पास ए हो गया, और ईमेल आईडी होगी abc@gmail.com। इतना सा लॉजिक एग्जीक्यूट करो और लेट्स सी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट 2, स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट 2। मेरा रिकॉर्ड अभी कौन सा रिकॉर्ड था, जो भी ठीक था इसके अंदर, नहीं ठीक रिकॉर्ड डाला ना। अगर मैं
इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की टेस्ट आईडी, पूरा एरर पढ़ो, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की टेस्ट 2 आईडी। कहता तुमने क्या किया है, 1 को रिपीट किया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, रोवर्स डेटा एंटर हो रहा है ना, इसको मैं चेंज कर दूं, डुप्लीकेट एंट्री abc@gmail.com फॉर की टेस्ट आईडी ईमेल आईडी। सीक्वल के एरर्स बहुत सिंपल है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या लिखा है। जब तक तुमने एरर्स पढ़ने की आदत ना डाली तुमसे होगा कुछ नहीं। क्लैरिटी मिली? अब मैं इसको क्या करती हूँ, जीमेल से इसको मैं हॉटमेल कर देती हूँ। ठीक है जी, और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, चली गई मेरी क्वेरी एंड ये हुआ एग्जीक्यूट। क्लैरिटी मिली? बात समझ में आई? अब बात करते हैं, अगर मैंने इसको खाली छोड़ना होता तो जो नेम है इसको मैंने यूनिक तो नहीं रखा, बट मैं इसको खाली छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और ना मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ। दोनों में फर्क क्या होगा, लेट्स चेक। फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी सिर्फ उसी को तुम यहाँ पे इस सिंटेक्स के साथ लिख सकते हो, क्योंकि वो खुद पकड़ेगा ना। अभी मैंने नेम कैसे छोड़ा है, मैंने लिखा है नॉट नल, वो कभी नल नहीं हो सकता, तो जब मैंने इसको नल लिखने की कोशिश करी उसने मुझे एरर दे दिया। क्लैरिटी मिली? बात समझ में आई? तो अब जरा एक और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग नंबर 2 यहाँ पे लिख रही हूँ। अब वो टेस्टिंग जो है वो मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे चेक के लिए चाहिए और डिफॉल्ट के लिए चाहिए। तो मैं टेस्टिंग करने के लिए मैं सारा टेबल कोई दोबारा से नहीं बनाने वाली, मैं इसी टेबल को ड्रॉप कर देती हूँ। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम था टेस्ट, ये ड्रॉप हुआ, मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर दूंगी, एग्जीक्यूट। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं लिखूंगी एज। एज क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और मैं लिखूंगी कि पहले एक काम करो, चेक कर लो कि जो एज है वो जो ग्रेटर भी हो और इज इक्वल टू बी और 90, मतलब मुझे सेफ प्ले करना है कंपनी के लिए। मुझे 18 भी नहीं रखनी, मुझे 19 रखनी है। ठीक है, एंड मुझे इसके अंदर रखनी है एक सिटी। अब सिटी में क्या होगा, क्या होगा, और इसके लिए मुझे रखनी है एक डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मान लो मैं रख रही हूँ इसके अंदर और चलो ये हुआ एग्जीक्यूट। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो मुझे आगे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, फुल, और यहाँ पे ये समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे बस इसकी टेस्टिंग करनी है, और मैं यहाँ पे मुझे नेम लिखना पड़ेगा और मुझे ईमेल के बाद एज भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं डिफॉल्ट चेक कराने के लिए उसको नहीं लिख रही क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग नहीं चलेगा। इसको कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ टेस्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा, और एज और मैं उसको नहीं लिख रही दूसरे वाले कॉलम को, एज में लिख दी 12। ठीक है, उसने एरर क्या दिया, कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू काउंटेड इन वन। अब ये एरर्स आपको सिर्फ तब आएंगे जब आपने लिखा होगा कि यहाँ पे, अब किसमें जाना किया, एक कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, राइट? 5 कॉलम्स है, मैंने कितने लिखे हैं, 4। बोलिए उसने, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो तुमने जो पहली रो लिखी है ना, तो उसके अंदर ना वैल्यूज तुम्हारी मैच नहीं हो रही। ठीक है, मैंने कितनी दी है, 1, 2 और 3। फिर मैंने नेम स्किप किया और मुझे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरा एरर कहाँ पे आ रहा है। तुमने सीक्वल के अंदर में जल्दबाजी करके तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डी, उसको देखो मैंने लिखा नहीं, हाँ लिख दिया, डी नाम दिया, चेक कंस्ट्रेंट टेस्ट 2 इज वायलेटेड, चेक कंस्ट्रेंट टेस्ट 2 चेक, तो वो वायलेटेड कर दिया एज 12। इसी को अगर मैं 20 कर दूं और मैं करूँ इसको एग्जीक्यूट, चलिए लो, अगर इसी को मैं सिलेक्ट स्टार करूँ, सिलेक्ट को मैंने कमेंट कर दिया उसको,
फ्रॉम टेस्ट टू। चलिए फिर डिफॉल्ट वैल्यू भी मिल गई, एज भी आ गई, ईमेल भी आ गई, डेटा भी आ गया। बात समझ में आई? मल्टीपल डालनी नहीं है कभी भी। मेरे कहने का मतलब पता क्या, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अगर मान लो मैं लिख भी दूँ वहां पे, चलो मैं यहाँ पे सिटी लिख रही हूँ, और सिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ASR, और मान लो मैं यहाँ पे देखो मैं ऐसा लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ मॉल रोड, फिर मैं लिख रही हूँ ASR। मैंने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम करी तो फिर वो गलत चीज है। कभी भी एक सेल के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए। पढ़ोगे डिजाइन थ्योरी में, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी पढ़ोगे। डिजाइन थ्योरी में जो आगे दो थ्योरीज करेंगे, कंस्ट्रेंट के बाद का जो थर्ड चैप्टर होगा, उसके अंदर यही सारी चीजें, हाउ टू डिजाइन, आर्किटेक्चर क्या बनाए, कैसे एक IT स्टाफ की डिजाइन होगी। क्लैरिटी ये एग्जाम्पल है ना मैंने बताने के लिए कि कॉमा कुछ भी हो, कॉमा सेपरेट लेना ही नहीं है। अगर मान लो उस बंदे की दो फोन नंबर भी है ना, दो ईमेल आईडी भी है, तो यहाँ पे कॉमा डाल के ऐसा नहीं कर सकते कि कॉर्नर वाली यहाँ पे लेंगे, वो काम गलत हो जाएगा। बात समझे? तो वो चीज यहाँ पे नहीं करनी, इसलिए अभी तक मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को अवॉइड कर रही थी। क्लैरिटी हुई? अब तक तुम्हारा ये काम था, तुमने अब जितने भी उसको एक को डिफॉल्ट वैल्यू रखो। यूजली यूजली वो ऑटो इंक्रीमेंट है। यूजली जितनी वैल्यूज होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं बात करूँ ईमेल यहाँ पे आईडी की भी, तो एक तो डिजिट भी वहां पे सेम ही रहता है ना। अगर मैं यहाँ पे ये आप यूजिंग PS इक्वल या प्रोसीजर्स भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे अगर वो BSc का स्टूडेंट है तो सबके आगे BSc लिखा होगा, और जो भी इसका रोल नंबर होगा वो लिखा होगा। वो तो ना लाइब्रेरी के कार्ड पे बना होता है, जो भी स्टूडेंट होता है अगर वो PG डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है तो PG और उसका आगे वो कार्ड नंबर लिखा होता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये सारी चीजें कई बार होता है एट द टाइम इंसर्शन के टाइम पे डालना पड़ता है। याद रखना अगर तुम्हें डिफॉल्ट में जो वैल्यू डालना है, ऐसा नहीं कर सकते कि आधी वैल्यू डिफॉल्ट में आधी तुम खुद लिख लो, ओवर रिटर्न हो जाएगी। मैं बताती हूँ, मेरे को लग ही रहा था। और डिफॉल्ट वैल्यू ना, अगर मैं यहाँ पे सिटी लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे मान लो सिटी नहीं लिख रही, और मैं यहाँ पे ASR भी लिख रही, तो यहाँ पे अगर मैं इसको OP मानू, कुछ मैं फिलहाल फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, एरर सिंपल सिंटेक्स, और ये बता देगा यहाँ पे वैल्यूज की प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको लिखकर कॉलम काउंट इज नॉट मैच। यदि तुमने ये सब यहाँ पे डिफाइन नहीं करा तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो और प्रॉब्लम है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं था, ऐसे भी तो कर सकते हो, ये भी तो एग्जिस्ट करता है। डुप्लीकेट एंट्री, अब मान लो मैं इसको अब इसको चलाओ, रो सेट हुई, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू ओवर रिटर्न हुई कि पुणे के साथ जुड़ के आया है, ओपी वैल्यू। समझ में? अगर तुमने सोचा कि यहाँ पे तो पुणे लिखा हुआ है तो पुणे डिफॉल्ट वैल्यू चली, उसके बाद अगर मैं ये चीज लिख दूँ तो वैल्यू ओवरराइट होगी, अदरवाइज उसके साथ कंकैटिनेट होके नहीं आने वाली। जो रिकॉर्ड हम फेच करते हैं ना, आगे चल के हम कंकैटिनेशन करेंगे। ये स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन हमने करने हैं, सिक्वल के अंदर भी करना है। ठीक है जी, तो आप जैसे रिकॉर्ड चाहते हो, रिकॉर्ड मतलब होता है कि बफर अपना डेटा इंसर्ट करके रख तो लिया है, उसको बाद में इकट्ठा फेच करना है। वो फेच करने की सारी टेक्निक्स डिजाइन करने के बाद होगी। क्लैरिटी में बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? नो? चलो जी, वेरी गुड। तो हम लोगों का काम क्या है, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ इसको रिवाइज करना है। टेबल बनाने आते हैं, बस टेबल बना के तुमने कंपैरिजन डालना अच्छे से, तुम्हें बस हर चीज के साथ डेटा इंसर्ट करना आ जाए।
तुम जितना डेटा इंसर्ट करोगे अब वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर होगा कि तुमने अपने दिमाग से काम लेना है। बात समझ में आ गई? कैसे मुझे डेटा इंसर्ट करना है, मुझे क्या क्वेरी लगानी है। अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि मुझे कब कौन सी क्वेरी की जरूरत है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कल प्राइमरी की और फॉरन की हो जाएगी, परसों सैटरडे शायद, उसके बाद तुम्हारा काम बनेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा मंडे या ट्यूसडे, 2 दिन तुम्हें और मिल जाएंगे प्राइमरी फॉर्म की पूरे कंस्ट्रेंट को खत्म करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हमारा डिजाइन थ्योरी शुरू है। डिजाइन थ्योरी के पहले पहले जितना तुम पिछला काम प्रैक्टिकल वाला खत्म कर लोगे, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलना। उसके बाद काम फास्ट ट्रैक पे होगा, वो काम सारे ही अलग है। बात समझ में आएगी सबको? क्लैरिटी मिली? चलो मैं तुम्हें भेज देती हूँ सारा कुछ।